हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंजन एकेडमी में। जो आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज, चाहे वो आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हम लोग इसमें कुछ साइंटिफिक डेफिनेशंस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो में बना रहे और देखिए हम लोग आज की क्लास में क्या क्या सीखते हैं। और अगर किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर करना क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली बात हम लोग को ये सीखना है, जैसे कि आपको चैप्टर 1 में मैंने आपको बता रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग सीखेंगे इसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इसके रूल रेगुलेशंस कहां कहां पे हम इसके काम के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग देखने वाले हैं जो मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है, किस तरीके से ये जो है ना अपना काम चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे आपको ध्यान देना है, डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा फंक्शंस करेगा, कैसे काम करेगा, ये हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। सो इन अनदर वर्ड्स अ प्रिंसिपल्स रेफर्स टू अ स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सेम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये एक ऐसा वर्ड्स होते हैं मैनेजमेंट्स का जिसमें इफेक्ट पड़ता है, मैनेजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से अगर काम कर रहा है, मैनेजर्स का अगर काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस वीडियो में बस यही देखने वाले हैं जो मैनेजमेंट का कैसा जो है ना इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स बोलो, ठीक है ना, मैनेजमेंट का आप चाहे नेचर बोल लो या आप कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ठीक है, या फीचर्स बोलो, ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहली बात ये एक यूनिवर्सल्स होते हैं या हम कह सकते हैं ये परवेसिव नेचर्स होते हैं, चलने वाला चीजें हैं, यूनिवर्सल्स है, हर एक जगह पे काम कर सकता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे रियल लाइफ मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट तो हर तरफ चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले यहाँ पे फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। मैनेजमेंट जो होता है एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। ठीक है, बिहेवियरल यहाँ पे नेचर्स की बात किया जा रहा है, कॉन्टीजेंट्स है, ठीक है ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक ऐसा फेथ होता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। जनरल गाइडलाइंस हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये सब जो बच्चे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एक फीचर्स है मैनेजमेंट का जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे यूनिवर्सल्स जो है वो एक परवेसिव नेचर्स का होता है, मतलब यूनिवर्सल्स बोलो या परवेसिव्स बोलो मैनेजमेंट का। तो सबसे पहली बात द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द यूनिवर्सल इन नेचर व्हिच मींस दैट दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स। चाहे कितने भी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ऑफ देयर चाहे साइज हो, उसका नेचर हो, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, हर एक जगह पे जरूरत है। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें द प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर एक जगह पे होता है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, चाहे कोचिंग्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, एक छोटा सा दुकान है उसमें बात करें, हर एक को किस तरीके से चलाना है, यही तो एक तरीके से मैनेज करना और मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ भी एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शंस, एक्शंस लेना सबसे मेन जन यहाँ पे गाइडलाइंस होते हैं बच्चों। सो बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। हर एक के पास रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होता है, मतलब मैनेजमेंट के पास वो देखेगा सिचुएशन को, जो सिचुएशन किस तरीके से यहाँ पे है, अब जैसा सिचुएशन अगर होगा उसी तरीके से माहौल में उसको क्रिएट करके अपना फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस की तरह होता है। एग्जांपल्स के लिए अगर बात करें बच्चों, द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी ऑफ अ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग a stable time a period of employees to the settle down, but how much time to be given 6 months 1 मतलब किसी भी काम करने के लिए एक तो लिमिटेशन होना चाहिए, आप कितने टाइम में उसको सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक जनरल गाइडलाइंस होता है, कितने तक, कितने दिनों तक ये रूल एंड रेगुलेशंस काम कर सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे अगर बात करें बच्चों यहाँ पे
फॉर्म बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन की अगर बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू द रिसर्च वर्क। मैनेजमेंट तभी उस तरीके से काम कर सकता है, सोच सकता है, जब उसके अच्छे तरीके से जो रिसर्च हो जाए, जहां ये मेरे लिए काम सही है, मेरे लिए काम गलत है, ठीक है ना। डीप रिसर्च का होना बहुत जरूरी है, इसी को बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कर करके जहां ये बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया तीन बातें जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना होगा। जो यूनिवर्सल्स होने चाहिए, जर्नल गाइडलाइंस की तरह होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है एक्सपेरिमेंटेशंस वाली बात होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं और भी कुछ बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट एक बार जो कह दिया वो हो गया, तय है, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल, कल भी अगर बात करें, पिछले वीडियो में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, जो अगर एक तरीके से इन्वायरमेंट को देखते हुए, जहाँ इन्वायरमेंट में कैसा सिचुएशन चल रहा है, मैंने बताया आपको जो कोविड अगर हो रहा है तो कोविड के हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना पड़ा। जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में चलाना है कि शॉर्ट टर्म में चलाना है, उसके लिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट की मैंने बात बताया। जो कॉस्ट को कम करो, लॉन्ग टर्म में खींच डालो, ठीक है, बिजनेस को लंबा समय तक लेके चला। उसी तरीके से अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको सोचना पड़ेगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आपको चेंज करने की जरूरत है। रिग्ड होने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ एक बार मैंने सोच लिया कर दिया तो ही मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता। सो मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डेफिनेटली। अगर बात करें डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, सम चेंज कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सो दीज आर नॉट अ सेट ऑफ रिग्ड, मैंने अभी बताया ना, कोई रिग्ड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दीज कैन बी मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड होना चाहिए, चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा ही है। वैसा अगर कहें तो मैनेजमेंट को जो है ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ बच्चा बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियर सबसे मेन चीज होता है। मैनेजमेंट का सबसे मेन चीज होता है अगर बात करें बिहेवियरल नेचर्स। सो मैनेजमेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना। जो काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है ना, उसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात होता है। सो यहाँ पे कह सकते हैं दे ऑल्सो एस्टेब्लिश या रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्स, आपके पास जो भी इंप्लॉयज है, आपके एक तरीके से रिसोर्सेज है, उनसे कैसे काम लेना है ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ठीक है। So these principles insist of the improving the relationship between their superiors, subordinates and all the members of the organizations। तो बहुत सारे मेंबर्स होता है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें, कंपनी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे जो है ना आपके साथ मेंबर्स होंगे जो आपको साथ जो है ना काम करने हैं। तो अगर काम करना है तो भाई उसका बिहेवियर आपको सही होना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से आपको ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर बात करें बच्चों, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट, व्हिच मींस दीज प्रिंसिपल्स tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect। इफेक्ट तो पड़ता है। so although these principles cannot state perfectly absolute results because these are applied to human beings, so it helps in the knowing some idea about the इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे चीजें हैं, आप मैनेजमेंट हो ना, अभी आप एक तरीके से जो भी बच्चे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने आप को मान लो आप मैनेजमेंट हो, ठीक है ना, आप एक मैनेजर्स हो। तो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, आपका काम क्या है, आप किस तरीके से सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अगर ये बताऊं, अगर आप एक मैनेजमेंट है, आप एक मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपके एक आइडिया से, आपके एक चेंजेस से अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ही जो है इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप एक तरीके से वहां पे आप पॉलिसी को, रूल को, रेगुलेशंस को अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया है। इसको अगर एग्जांपल के हिसाब से देखें, सेटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री, अ मोर पार्टिसिपेटिव अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग वुड बी एडवाइजेबल। आप एक मैनेजर हो तो आपको एडवाइस देना है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से अगर बात करें तो बहुत सारा चीज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट को सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। कंटीजेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो बोला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट या डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। ये एक डिपेंडिंग होता है, मतलब अगर आपका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है, जो डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, प्रिवेल करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशंस एट द पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर। ये कंटीजेंट सिचुएशंस होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कैसा चांस है आपके पास, ठीक है ना, चांसेस, आपके पास क्या चांस मिल रहा है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चीज चल रहा है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो बिजनेस में एक मैनेजमेंट में इस तरीके से ये सब बात को ध्यान रखना पड़ता है, तभी एक मैनेजमेंट की बातें आप समझ सकते हो। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, क्या इसके अगर बात करें महत्वपूर्ण बातें इसमें हो सकता है। तो बच्चों अगर इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी की अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहली बात ये बोला कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स के पास, मैनेजमेंट के पास अंदर में अगर बात करें उसके साथ दिमाग में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना, उसका तो ब्रेन ही पता चल रहा होगा इनसाइट, लेकिन उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैनेजमेंट को पता होता है। ठीक है। सबसे पहली बात अगर इधर से हम लोग देखना अगर शुरू करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बता रखा भाई, मैनेजमेंट का मतलब ये जो लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिट की अगर बातें करें, ठीक है ना, ऑप्टिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उससे काम करा ले, निचोड़ ले, उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है ना कमा ले, या और भी उसके ग्रोथ लेवल को बढ़ा दे। तो ऑप्टिमम रिसोर्स मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप अगर कहें यहाँ पे आप एक मेडिकल शॉप अगर चला रहे हो तो आपको देखना ये है, जो आप जितना भी इंप्लॉयज रखे हो उससे आप किस तरीके से काम करवा सकते हो। क्या उसको एक डिलीवरी अगर बात करें ऑनलाइन शिफ्टिंग करा सकते हो, ठीक है ना, शिफ्टिंग के हिसाब से काम करा, तो मतलब आपको देखना है ऑप्टिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना करने की बात होता है। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इतना है, जो मैनेजमेंट्स होते हैं ना वो अपने आप को एक साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट, जैसा मीटिंग्स में अगर बात करें इन्वायरमेंट होगा उसको चेंज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर बात करें बच्चे मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट वो होता है जो हमेशा दिमाग में ये लेके चलता है जो मेरे लिए कंपनी के लिए, मेरे लिए कंपनी के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि पर्सनल भी ग्रोथ तो होना चाहिए ना मैनेजमेंट का, सिर्फ कंपनी के लिए क्यों। तो वो सोचेगा भाई मेरा ग्रोथ कैसे हो, तो मेरा ग्रोथ मतलब तभी हो सकता है जब कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कंपनी का पहले ग्रोथ समझेगा, तो उसके लिए यहाँ पे वो क्या करेगा, एजुकेशन रिसर्च, मतलब किसी भी जो भी प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी या किसी भी तरीके से वो सर्विस अगर दे रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा, सीखेगा, समझेगा। कौन, मैनेजमेंट। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सामाजिक भी कुछ मुद्दे होते हैं जो विकर अगर बात करें लोग होते हैं, पब्लिक्स होते हैं, उसको जॉब देना भी एक तरीके से कहते हैं मैनेजमेंट का हाथ होता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, सबसे बड़ी बात यहाँ भी ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग अगर बात करें, प्रशासनिक अगर बात करें, सही तरीके से उसके हाथ में होता है। तो ये सब इंपोर्टेंस है, ठीक है, ये सब इंपोर्टेंस हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रोवाइडिंग यहाँ पे मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रेडी का मतलब यहाँ पे होगा बच्चों, जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, दिस प्रिंसिपल इंप्रूव द नॉलेज एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर इन वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। ठीक है, तो ये सब उसके पास है ना, नॉलेज एबिलिटी ये सब जो होना चाहिए, ये सब डिपेंड जो करता है उसके सिचुएशन, जैसे इन्वायरमेंटल सिचुएशन होगा उस हिसाब से वो इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्प मैनेजर्स टू द लर्न फ्रॉम द देयर मिस्टेक्स, जो मैनेजमेंट्स होते हैं वो अपने गलतियों से सीखें, जो मैंने पहले क्या गलती किया था उसको किस तरीके सुधार करने की जरूरत है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो हेल्प मैनेजर्स टू द लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू मेक देयर राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ठीक है बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैंने अभी बताया आपको, जो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन द प्लान एक्टिविटीज एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मीन या मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके पास कितने अगर बात करें यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास कितना मटेरियल्स है, तो उस मटेरियल को, उस एम्प्लॉयज को किस तरीके से मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करवाने, ताकि उन एम्प्लॉयज को या जो मटेरियल को तो किस तरीके से अगर बात कहें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ एम्प्लॉयज को जो काम कर रहे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए जो उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा है। हाँ, आपको ये देखना है टाइम ड्यूरेशन क्या है, आप अगर ओवर टाइम करा रहे हो तो ओवर टाइम के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है ये एक मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सो अब आगे अगर बात करें बच्चों यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन, so managements अगर बात करें, managers have to make several decisions every day. The management principle enable managers to approach various problems systematically and scientifically। तो साइंटिफिक तरीके से अगर बात करें यहाँ पे, जो साइंटिफिक तरीका जो होता है बच्चों, तो साइंटिफिक तरीके से में कोई भी अगर जो काम होता है एक सिस्टमैटिक वे में होता है, एक सिस्टम वे में होता है। अगर उसको सही तरीके से अगर काम किया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर अगर बात करें मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में जरूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा, वैसे मैनेजर्स को, वैसे मैनेजमेंट को जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। अब मान लो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो उसका प्लेटफॉर्म ही चेंज हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। तो अगर ऑनलाइन आ चुका है तो उसके बारे में, उसको सिचुएशन, उसका इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में वैसा सोचना अगर कहें तो एक मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो जैसे मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में जो सिचुएशन चलता हुआ रहेगा उसको उसी तरीके से चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शंस मेजर प्लान्स पॉलिसी आर फॉर्म्ड। टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होगा बच्चों, क्योंकि आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था तो थ्री लेवल्स का मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया। जो आपका एक बॉटम लेवल होता है जिसको हम लोग सुपरवाइजर के हिसाब से बात करते हैं, फिर मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट आते हैं, फिर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, खासकर वो बहुत ज्यादा अगर कहते हैं मेजर प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है। और तब जो है ना वो एक एग्जीक्यूशंस, वो एग्जीक्यूशन जो करेगा वो मिडिल लेवल को बोल देगा भाई ये अपना काम करो। ठीक है। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड द बेस ऑफ टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू द हैव सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिस्टमैटिक ढंग से किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो, उसके लिए आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सही तरीके से होना जरूरी है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी and make use the resources of society, so it must be do something for society। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है ना वो पब्लिक मतलब सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए किसी भी मैनेजमेंट का दायित्व बनता है, लायबिलिटी बनता है, वो काम करे, अच्छा से काम करे, ताकि जो वीकर सेक्शन है पब्लिक में, ठीक है ना, उसको रोजगार मिले, जॉब मिले, है कि नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे काम होना चाहिए। सो ऑल्सो बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स या गोल, बट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड मैनेजमेंट से परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समाज भी एक तरीके से मुद्दा होना चाहिए ना भाई किसी भी कंपनी के लिए। हाँ, समाज में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, पब्लिक में अगर देखें तो किस तरीके से डिमांडेड चल रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को जगह अगर चाहिए तो उसके साथ साथ आपको जो है ना कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, खासकर पब्लिक से, जो कंपनी के बारे में भी सोचे और आप पब्लिक के बारे में सोचो। तो जब तक पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशंस में जब तक इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि आप कंपनी अगर बना रहे हो, अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम है जो पब्लिक को खुश रखना। पब्लिक का डिमांड क्या है, पब्लिक कैसे हैप्पी रह सकता है, अगर पब्लिक जैसे भी अगर हैप्पी रहेगा तभी आपका बिजनेस चल सकता है। ठीक है। पब्लिक, कस्टमर, जो भी बात बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। अब यहां बोला गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तो मैंने बता दिया। ये नहीं जहां एक बार कुर्सी पे बैठ गए और आप सोच रहे जहां आप मैनेजमेंट हो गए और आपको जो सिर्फ साइन करने की जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्ट्रेस साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाली चीज होता है मैनेजमेंट का काम करना। So as a result, these principles act as a base on the doing research and development in the management studies. So as these principles provide organization's body of the knowledge to the perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new idea, imaginations and base for the research and development। तो ये सब जो है ना जरूरी है। मार्केट में अगर आपको बने हुए रहने हैं, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस में अगर बने हुए रहने हैं, कंपनी में अगर बने रहने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा जो मार्केट में किस तरीके से इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, उस पर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आप कंपनी को नहीं समझ सकते। मतलब आप एक मैनेजमेंट हो तो आपको अच्छे तरीके से, सही तरीके से रिसर्च ट्रेनिंग जो है ना लेने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, तभी आपका कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक क्षण, हर एक लम्हा अगर कहें तो दुनिया में बहुत सारे चीजें जो है ना यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे कंपनियां बनती है, बहुत सारे कंपनियां जो है ना बंद होती है। तो चलना कैसे है, चलाना कैसे है, ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग इस तक को देख लेते हैं। यहाँ पे
अब यहाँ जब फोइल्स की अगर बात करें, फोइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर फोइल्स के हिसाब से अगर बात करें बच्चों, तो हम लोग के फोइल साहब एक साइंटिफिक तरीके से डेफिनेशंस के हैं, या यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि लगभग 14 हैं, और 14 जो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको हो सकता है पूरा ना लिखना हो, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स आपको FW टेलर के हिसाब से भी, और कुछ यहाँ पे अगर बात करें फोइल के हिसाब से भी आपको लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देखो टोटल 14 यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर कहें तो आपका पार्ट्स दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। तो सबसे पहली बात बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of directions, subordinates of individual interest to the general interest, remuneration of employees, centralized and decentralizations, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एस्केलर्स, प्रिंसिपल ऑफ एस्केलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ये 14 प्रिंसिपल ऑफ एस्केलर चेन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फिर उसके बाद है ना इनिशिएटिव्स की बात करें, एस्टिबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल और एस्पेरिटी टेक क्रॉप्स। अब ये जो हम लोग देखने वाले बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि 14 जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं डॉक्टर, अगर हम कहें तो फोइल के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ बोले हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है बच्चों, आप एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, मान लो आप एक स्कूल चला रहे हो, आप एक स्कूल चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल्स में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट्स की बातें नहीं होता है। आप अगर आप सब्जेक्ट वाइज आप लेके चलते हो तो मैथ, साइंस, SST, GK, इस तरीके से अगर बातें करें संस्कृत, इंग्लिश होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर बात करें, आप अगर कैशियर्स की बात करें, वहां पे अगर बात करें प्यून्स की बातें करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक स्कूल को चलाने में जो है ना पार्टिसिपेशन करते हैं। मतलब ये डिविजनल, सबका वर्क क्या है, अलग अलग है। जब सबका वर्क अगर अलग अलग है तो कैसे होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे फोइल साहब ने कहे हैं, पहली बात डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइड इनटू ए स्मॉलर टास्क। कोई भी अगर काम को अगर छोटा छोटा अगर टुकड़ों में अगर बांट लिया जाए, फिर उस काम को अगर किया जाए ना, तो काम अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, काम को असाइन जो करना चाहिए वन पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्संस। मैनेजमेंट का काम ये है, पहली काम अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अगर बात करें फोइल साहब के हिसाब से, पहली बात ये डिवीजन ऑफ वर्क। और डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में आप बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या बड़े से ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाह रहे हो, इसमें जो है डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए जरूरत होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे ही इंप्लॉइज को, वैसे ही वर्कर को हायर करके रखना है जिनके पास जिस तरीके का एबिलिटी होगा काम करने का, आप वही काम दो। अगर मैं कहूं, अगर हम BST अगर पढ़ा रहे हैं तो मुझे BST का ही डिपार्टमेंट्स मिलने चाहिए। अगर मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अकाउंट्स के मिलने चाहिए। अगर साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस के मिलने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे अलग अलग टीचर जो होते हैं स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होते हैं, सबको डिपार्टमेंट दिया गया, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो काम उसको देने चाहिए। अब ये नहीं जो एक्सपीरियंस कोई और काम का है, एबिलिटी कोई आप और काम का है और काम कोई और थमा रहे हो, जबरदस्ती थोपना, वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने पहली बात बता दी है डिवीजन ऑफ वर्क, फोइल साहब ने। फिर बताया यहाँ पे व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम अ परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट एंड द एफिशिएंसी लेवल इट विल बी इंप्रूव, लेवल विल इंप्रूव। बात देखो भाई, आप कोई काम को, आप कोई मान लो आप कैशियर है, आप कैशियर को जो है ना उसके मैनेजमेंट के हिसाब से आपने नौकरी दिया। अब वो काम अगर मान लीजिए बराबर सही ढंग से कर रहा है, लगातार वो काम कर रहा है 5 साल, 6 साल, 10 साल, उनके पास एक्सपीरियंस भी अगर मान लीजिए ज्यादा आ गया, तो उस तरीके से करके हैं तो उस काम में वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्शनिस्ट हो जाएगा, या कह सकते वो एक स्पेशलिस्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वो काम में क्या होगा, बहुत ज्यादा वो एक परफेक्शन लाएगा। इसीलिए जब डिवीजन ऑफ वर्क की बात होता है तो काम ऐसा होना चाहिए, जो कोई काम अगर बंदा कर रहा है कंपनी में, तो अगर लगातार कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उसको उस काम से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छे ढंग से कर सकता है। ठीक है, इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क की जरूरत है।
उसके बाद अगर इसी में अगर बात करें डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से, जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव्स इफिशिएंसी होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट की बात करें लैक ऑफ इफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो क्या होता है ना, कभी कभी देखिए, एक तो इसमें फायदा ये है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क से, मतलब आपसे पूछ दिया जाए ठीक है पॉजिटिव ये बताओ डिवीजन ऑफ वर्क तो कर दिए, लेकिन इससे एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है जो वो काम में क्या होगा, अच्छे तरीके से जो है ना एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है ना, जब कोई लोग काम अगर मैनेजमेंट में एक ही काम को बार बार जब करते रहता है तो हो सकता है उस काम को थोड़ा सा डुप्लीकेट तरीके से, थोड़ा सा आराम तरीके से वो करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना चाहिए, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों। अब सेकंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फोयल साहब के सेकंड यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बातें करें, बोल रहे हैं यहाँ पे जो ऑथोरिटी मींस द पावर टू टेक डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द ऑब्लिगेशंस टू द कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का काम ये है, अगर आप किसी को, आप देखो ये दोनों अलग वर्ड है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग शब्द हैं। ऑथोरिटी मतलब ये जो मेरे पास अगर कहें प्रिंसिपल्स का, एक स्कूल के प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रधानाचार्य का अगर मेरे पास ऑथोरिटी है तो हम अगर साइन कर दिया और हमने टीचर्स को काम थमा दिया तो मैं एक ऑथोरिटी पर्सन हूं, तो मेरा काम है किसी से काम लेना, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जिनको मैंने काम दिया वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले काम करने का, अब वो काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देखना एक तरीके से मेरा भी काम हो सकता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसी और को दिया तो वो कैसे काम कर रहा है ये नजर देखना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये सेकंड्स बातें हैं। तो मान लीजिए ऑब्लिगेशन इनटू कंप्लीट देयर जॉब असाइन ऑन द टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस या पैरिटी ऑफ बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अभी बताया अगर हम एक ऑथोरिटी पर्सन है तो हमने किसी को काम को असाइन किया, असाइन करने के बाद हमने किसी को काम दिया तो वो जिम्मेदारी लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। अब मेरा भी काम बनता है जो हमने जो काम असाइन किया है वो क्या मेरा काम सही तरीके से करके दिया है या नहीं, ये दोनों तरफ जो है ना बैलेंस होने की जरूरत है। ठीक है। अब इसमें अगर बात करें पॉजिटिव इफेक्ट, ये तो एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नो मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी हेल्प्स इन द मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टाइम विदाउट एनी डिले। अगर मान लीजिए किसी को काम की जिम्मेदारी दिया जाता है तो इसमें कोई डिले नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डुप्लीकेशंस की बातें नहीं होता है। लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट की अगर बात करें, डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, ओवर बर्डन। जब किसी को आप काम जो लिमिटेशंस होता है उससे आप ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दोगे, ज्यादा ही जिम्मेदारी दे दोगे, बर्डन दे दोगे, तब वहां पे फिर डुप्लीकेशंस का काम होना शुरू हो जाएगा। काम उतना ही देना चाहिए जिनसे आप काम लेना चाहते हैं ताकि वो सही ढंग से अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगली अगर बात करें यहाँ फोयल साहब का, वो है डिसिप्लिन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिसिप्लिन और मोटिवेशन के हिसाब से कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तरीके से मैनेजमेंट करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने के बराबर होता है। तो डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी फील्ड के लिए अगर बात करें बहुत ही ज्यादा जो है ना मायने रखता है। अगर डिसिप्लिन अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोयल साहब के हिसाब से जो बात बता रहे हैं ये बता रहे हैं डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस, अगर बात करें ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उसको सही तरीके से है ना ऑब्लिगेट कर रहे हो, उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसको सही तरीके से एकदम से लेके जो रूल रेगुलेशन है उसके लेके आप काम करो, मतलब डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। ठीक है, सो गुड्स सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, पहली बात। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, सब तरह से डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स की बातें होना चाहिए। सो फोयल इंसिस्ट दैट, इन्होंने कहे हैं यहाँ पे, जो फोयल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट द सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स लेवल।
हर एक लेवल पे जो है ना, यहाँ पे अगर कहें तो डिसिप्लिन के मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो चाहे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स हो, उस सब के साथ है ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, द डिसिप्लिनरी रूल्स एंड शैल नॉट अप्लाई ओनली टू द सबऑर्डिनेट्स बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर्स एट एनर्जी लेवल, a clear and fair agreement between the superiors and subordinates and judicious application of the penalty। अगर मान लो कोई बार बार अगर लेट आ रहा है तो लेट आ रहा है तो उसके पेनल्टी लगने चाहिए ना भाई। कोई मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें, आप एक मैनेजमेंट होकर कोई आपका बंदा काम करने के लिए जो एम्प्लॉयज है अगर बार बार वो अगर लेट आ रहा है तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा भाई वो बार बार लेट क्यों आ रहा है। उसके लिए आप क्या लगाओगे, फाइन लगाओगे, उसके सैलरी कट कराओगे। इसका मतलब ये हुआ एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो मैनेजमेंट का ये भी एक पार्ट होते हैं। फॉयल साहब के हिसाब से डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके पॉजिटिव अगर इंपैक्ट की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंप्रूव इफिशिएंसी। अगर डिसिप्लिन अगर मेंटेन होता है तो कंपनी में जो काम होगा वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा और इंप्रूव होगा इफिशिएंसी में। ठीक है, और इसके अगर नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए डिसिप्लिन सही तरीके से मेंटेन अगर नहीं होता है तो क्या होगा, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, चाइवश होगा, वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज सही तरीके से काम नहीं होगा, काम जो है वो डिले होगा अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सबसे मेन काम होता है मैनेजमेंट को जो सही तरीके से सही टाइम पे वर्कर लोग काम करे। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा फॉयल साहब का नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और हम लोग आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड, अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो आपका काम ये है जो आपकी, अच्छा जरूरी जो आप एक ही मैनेजमेंट होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर बात करें एक मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट के होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से मैनेजर्स की होते हैं। जब अलग अलग मैनेजर्स अगर हैं, मैनेजमेंट्स अगर हैं, तो आप ये मान लीजिए कोई कुछ और कहेगा कुछ और कहेगा तो फिर वर्कर लोग क्या होगा, कंफ्यूज कर जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर बात करें या स्मॉल स्केल में भी कभी कभी जो 3-4 लोग ऐसे हो जाते हैं जो सब अपने आप को मैनेजर ही समझ लेता है, जो बोलता है हाँ भाई चलो ऐसे करो, वो कहता है ऐसे करो। तो सब अगर अलग अलग तरीके से अगर कमांड देना अगर शुरू कर जाए तो वो काम सही तरीके से नहीं होने वाला है। तो कमांड जो है एक यूनिट वे में होना चाहिए, एक वे में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंपनी क्या होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सही तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे यही बातें लिखे हैं यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक ही बॉस होना चाहिए। अगर सब बॉस बनने का अगर कोशिश करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो कंपनियां नहीं चलने वाला है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन में वन बॉस, बॉस सिर्फ एक ही होता है। ठीक है ना, भले काम करने वाले अलग अलग हम बोल सकते हैं यहाँ पे लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस एक होना चाहिए ताकि उनका जो यूनिटी ऑफ जो कमांड है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि सबको जो है ना सटीक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए मजबूर करे। और सब कोई इधर से बॉस बने, कोई उधर से बॉस बने, कोई उधर से बॉस बनेगा, बोलेगा हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। पॉजिटिव इंपैक्ट इससे क्या होता है, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है बच्चों। अगर कोई एक बॉस हुआ और वो कह दिया आपके ऐसे करना है, वो करेगा। अब अलग अलग बॉस होगा तो पूरी तरीके से कंफ्यूजन होगा, हाँ ये बॉस ये कह रहा है, ये बॉस ये कह रहा है, वो बॉस ये कह रहा है, भाई किस क्या हम सुने, तो ऐसे में काम नहीं चलता है, इसीलिए ध्यान रखना है। और नेगेटिव इंपैक्ट यही होता है, अगर मान लीजिए वन बॉस अगर नहीं रहा, यूनिटी ऑफ कमांड अगर नहीं रहा, तो कंफ्यूजन माइंड में जो है ना बहुत तरीके से एम्प्लॉयज के पास घूमते हुए रहता है। द सबऑर्डिनेट विल गेट अ चांसेस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। फिर वो क्या होगा, चांस लेगा ना, जो एम्प्लॉयज लोग वो चांस लेगा, ये बॉस ये कह रहे, वो बॉस ये कह रहा है, बस इस बॉस का बात उनको समझा देने, उस बॉस को समझाने, ऐसे करके जो है पूरे तरीके से आप समझाते रहो, काम से वो एस्केप कर जाएगा, वो काम सही तरीके से करेगा नहीं। इसलिए आप अगर एक मैनेजमेंट हो तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिटी ऑफ कमांड। आप किसी भी लेवल के मैनेजमेंट हो, अगर आप किसी को भी अगर कमांड दे रहे हो,
तो एक कमांड होना चाहिए। अभी ये नहीं सबको पर्सनली जाके जो है आप ये काम नहीं, आप कमांड दो एकदम तगड़ा वाला दो, बॉस वाला दो, ठीक है ना, तभी वो काम करने वाला है, तभी वो सुनने वाला है, नहीं तो हो गया, कंपनी चल ही गया आपका। अगली बात, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब एक डायरेक्टर की अगर बातें करें तो आप कह सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स वन हैंड एंड वन प्लान होना चाहिए आपके पास। ये प्लान चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं चेंज होने चाहिए। प्लान तो चेंज होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं। सो वन हेड नहीं, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड, वन बॉस, एक प्लान, कहने का मतलब so that is the efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards the one directions। काम क्या करवाने हैं, जो काम करवाने बच्चों वो आपको एक सही तरीके से डायरेक्शंस में, सही डायरेक्शंस में, सही वे में अगर कहें तो काम अगर हो रहा है ना तो वो एक मैनेजमेंट का काम हो सकता है। सो टुवर्ड्स वन डायरेक्शंस व्हिच इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। If this principle is applied, it leads to the coordinations. This principle is related to the functioning organizations as a whole or as one unit's effort of all the employees must be directed towards one goal। पूरे कंपनी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस की कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है, उनको गोल पता होना चाहिए। अरे भाई उनको गोल जब पता होगा, उनका लक्ष्य क्या है अगर वो पता होगा, तभी तो सब उनके पीछे, उस गोल के पीछे भागेगा, उस लक्ष्य को पीछा करेगा, तभी तो अचीव कर सकता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन साफ होना चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो किस लेवल तक अगर पहुंचना है तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी वहां पे वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उस सबको पता होना चाहिए। आपका विजन, आपका मिशन कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जो मिशंस जो विजन्स है वो क्लियर होने चाहिए, गोल जो है वो क्लियर होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वो काम सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब इसके अगर पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके एफर्ट जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। सो गेट अनफाइंड टुवर्ड्स वन डायरेक्शंस ओनली। नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ पे लैक हो सकता है। अगर ये ना करें, अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की अगर बातें न करें, अगर एक डायरेक्शंस में अगर काम ना करवाएं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो विजन्स होते हैं, जो मिशंस होते हैं, अगर वो नहीं है तो सही तरीके से कंपनी नहीं चल सकता। यही बातें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करके समझ लेते हैं बच्चों। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पे है जो वन सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर और डायरेक्टेड फ्रॉम वन बॉस एंड शुड द रिस्पॉन्सिबल टू द वन सुपीरियर ओनली। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो सिर्फ एक ही बॉस से आपको जो है ना कमांड मिले। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब ये है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। डायरेक्शंस देखिए, ये बॉस अगर यूनिटी ऑफ कमांड हुआ, अगर मान लीजिए बॉस ने कोई कमांड दिया जो आपको 10 करोड़ जो है ना एक साल में कमा के देना है, तो जैसी ये कमांड की अगर बातें करें, ये जैसे ही एम्प्लॉयज के पास पहुंचा तो हर एक ग्रुप के जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं आपके कंपनी में, वो सबके पास अगर पहुंच गया सेम ऑब्जेक्टिव्स, भाई 10 करोड़ कमा के देने हैं, तो इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस पहुंच गया तो वो काम करबे करेगा। ठीक है ना, बॉस ने कहा कुछ और यहाँ पे सब जन अलग अलग डायरेक्शंस की बातें कर रहे हैं, तब वो नहीं होने वाला है। विजन एंड मिशन वो सही तरीके से और गोल ऑर्गेनाइजेशंस का क्लियर होना चाहिए। किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर बात करें, विजन और मिशन अगर क्लियर नहीं है, वो कंपनी नहीं चलने वाला है। कंपनी का मिशंस, विजन्स, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। तो देखिए आपका जो है ना दिमाग मैनेजमेंट का वो दौड़ेगा, जब मुझे ये करना है तो करना है, उसके लिए कुछ भी कर ले। ठीक है, दूसरी बात एम, तो प्रिवेंट्स डुअल और सबऑर्डिनेट्स होते हैं इसका। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें इम्प्लीकेशंस की अगर बातें करें बच्चों, तो इफ इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज के लिए, इट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये लोग अगर काम करेगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह से काम करेगा। अभी ये बॉस है, यूनिट ऑफ कमांड है, तो यहाँ पे इफेक्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के, मतलब यहाँ पे
कोई एक लेवल पे जो है इफेक्ट करेगा। वो अगर किसी और को बताया तो हो सकता है पूरे कंपनी को जो है एकदम से डायरेक्शंस को बदल सकता है। इसीलिए यूट्यूब कमांड जो होता है वो बॉस के लिए होता है, जो बॉस देगा, और डायरेक्शन जो है जैसे बॉस ने अगर डायरेक्शन दिया, बॉस ने कमांड दिया तो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स फोइल साहब के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट है मस्ट बोला गया यहाँ पे जो है ना सुपरसेड्स द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज। अरे भाई काम करने में तभी मजा होगा ना जब एम्प्लॉयज को मजा आएगा। आपका इंटरेस्ट मतलब मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट बनना चाहिए। अगर वैसे तो पहले से नहीं होगा लेकिन बनना चाहिए। अगर आपके इंटरेस्ट अगर जो भी है कंपनी के गोल के हिसाब से उस तरीके से अगर एम्प्लॉयज भी अगर आ जाए ना तो आपका मैनेजमेंट सही तरीके से और अच्छे ढंग से काम चलेगा। सो इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद द सम objectives and there is always an objectives of the organizations. If the objectives of individuals are in the same directions of the organization, then there is no problems. But if the objectives of both the groups are different direction, then the manager must have tried to reconcile individuals' interest with the organizations and goal. If it is not possible, then the individual's goal must be sacrificed for achieving organization's goal. इतने लंबे चौड़े इंग्लिश के बाद हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ही कहना चाह रहा है अगर मैनेजमेंट का जो गोल्स हैं वो अगर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको अगर नहीं पता है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट अगर सोच है, नहीं अचीव हो सकता है। इसके लिए आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, सबको एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए जो मुझे क्या करना है। तो मैनेजमेंट को पहले पता होगा तब ना मुझे क्या करना है। अगर मैनेजमेंट को पता है मुझे क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। और जब तक सेम इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं चल सकता है। सो पॉजिटिव इफेक्ट से क्या आता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल हो सकता है अगर आप जनरल इंटरेस्ट के साथ अगर काम करोगे तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स होगा। अब ये अगर नहीं होता है तो मैंने अभी बताया लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स, कोऑपरेट करने वाला नहीं होगा। अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से कोऑपरेट में अगर दिखते अगर आए ना, अगर आप जनरल इंटरेस्ट के साथ अगर नहीं काम कर रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको फर्म विल नॉट एबल टू अचीव इट्स गोल। जो कंपनियां का जो गोल है ठीक है ना वो सही तरीके से अचीव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात देखते हैं। आगे दिया गया रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशंस का मतलब होता है भाई अगर कोई सर्विस दे रहा है, देखिए वेजेज, सैलरी और एक अगर हम बात फिलहाल इसके हिसाब से बात करें रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशंस की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को जो हम लोग दे रहे हैं उसके काम के बदले में वो सही तरीके से जो है ना होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली या एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस। अगर एम्प्लॉयज अगर खुश है संतुष्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चलने वाला है। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेज एंड सैलरीज सो which should give them the at least a reasonable standard of living। एक रीजनेबल जो है ना सैलरी वेजेस सेट करना एक मैनेजमेंट का काम बहुत है, अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट अगर कम पैसा अगर देगा भाई, सैलरी अगर देगा, वेजेस देगा, रेम्यूनरेशन के हैं अगर दिए देगा, फिर एम्प्लॉयज को एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ना, फिर वो काम छोड़ के चलना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको जरूरी है एक स्टैंडर्ड जो है ना रेम्यूनरेशंस, वेजेस, सैलरी देने का कोशिश करें। ठीक है, द फेयर वेजेज इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू। अब ये कैसे हम उसको जो है ना एक तरीके से फेयर वेजेज दें, कैसे उसको सैलरी फिक्स करें, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। आपका जो कंसर्न ये है जो किस तरीके से किस डिपार्टमेंट पे वो काम करना चाह रहा है, उसके पास कितना क्षमता है,
एम्प्लॉयज के पास क्या क्षमता है ये भी ध्यान रखना है। द वेजेज एंड सैलरी पेड बाय द कंपटीटर्स, जो कंपटीटर्स को हम कितना सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए और भी काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं, ठीक है ना, तो कलीग्स को कितना पे दे रहे हैं, कितना वेजेज दे रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। जहां किसी को ज्यादा किसी कम ऐसा नहीं, आप उनको काम के हिसाब से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से सैलरी को फिक्स करें। द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, सबसे मेन बात होता है भाई एक्सपीरियंस, स्किल। अगर ये स्किल और एक्सपीरियंस सबसे मेन होता है, किस एम्प्लॉयज के पास कितना स्किल्स है, कितना जो है ना अगर कहें तो एक्सपीरियंस है, उस आधार पे आप जो है ना एक सैलरी को, एक रेम्युनरेशन को फिक्स कर डालो और फिर इसको दो। पॉजिटिव इंपैक्ट इससे क्या होगा, तो एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, जो एम्प्लॉयज उसमें होंगे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। डिवोशंस एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इंप्रूव्स, वो एक तरीके से कहें जो एम्प्लॉयज है पूरे शिद्दत के साथ है ना काम करना शुरू कर देगा, अगर उसको एक स्टैंडर्ड अगर वेजेज या सैलरी मिल रहा है तो, ठीक है। नेगेटिव भी इंपैक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव ये है इंक्रीज इन टर्नओवर द एम्प्लॉयज, मतलब ये अगर मान लीजिए हम अगर रेम्युनरेशन को सही तरीके से अगर फिक्स नहीं करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, बार बार मुझे जो है ना चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। जहां भाई तुम नहीं काम करना चाहते हो, चलो इतना में काम नहीं तो चलो, ऐसे में भाई कंपनी जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन वो सही तरीके से नहीं चल सकता। कम एम्प्लॉयज रखो, एक स्टैंडर्ड अगर कहें तो आप उसको रेम्युनरेशन दो ताकि वो वहां से जा ना सके। एक मैनेजमेंट के हिसाब से एक ऐसा देखो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। आप देखो आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, आप कितना दे सकते हो, उसके हिसाब से आप मिनिमम रखो ताकि देखिए आप काम कितना उससे करवा सकते हैं, ठीक है। उसका डिससेटिस्फैक्शंस एंड डीमोटिवेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर रेम्युनरेशन सही टाइम से नहीं दे तो क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, इंक्रीज टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज हमको जो है ना बहुत बार चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, टर्न करना पड़ सकता है, और डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, डिमोशंस हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे अगर आगे बात करें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत अच्छी बात है लिखा हुआ, यहां से है ना क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें बच्चों, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है यहां पे ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का पावर होता है। सॉरी ये कहां गया सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो सेंट्रलाइजेशन होता है, ये सेंट्रलाइजेशन पावर अगर कहें तो यहाँ पे वन मतलब जो टॉप लेवल के होते हैं, वो एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मतलब वो सेंटर लेवल पे है। जैसे मान लीजिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, उसी तरीके से जो एक बार कर दिया वो सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करें बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन का, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब फ्लेक्सिबल, उनके अगर जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो काम होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं। वहां पे जो है ना बहुत सारे जो डायरेक्शंस में काम करना पड़ता है, लेकिन सेंटर में एक ही डायरेक्शन में काम करना होता है, एक ही कमांड होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो बोला यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी या पावर इज अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। ये क्या होते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करिए, मल्टीपल ऑफ जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अलग अलग जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, उन लोगों के पास होता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन पावर होता है, जो सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ ही होते हैं, हाथ में ही होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फॉयल, a company must not be completely centralized या completely decentralized, but there must be a combination of both depending on the nature and size of the organizations। तो देखिए भाई कंपनी का जो नेचर और जो अगर बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक और जो बातें करें, वो तो डिपेंड करता है साइज क्या है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसके हिसाब से ना अथॉरिटी को भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। कंपनी का साइज अगर छोटा है भाई, तो वहां पे जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बातें नहीं चलेगा, ठीक है ना, वहां पे सेंट्रलाइजेशन चला दो। सेंट्रलाइजेशन मतलब सीधा एक बॉस है, भाई काम चलाओ। लेकिन वही डिसेंट्रलाइजेशन पावर कब चलता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो कहाँ चलता है, वो लार्ज स्केल जो बड़े बड़े कंपनियां होती है, चाहे रिलायंस की बात करें, टाटा की बातें करें, ठीक है ना, ये सब जो बड़े बड़े कंपनियां की जो बातें करेंगे, यहाँ पे चलेगा हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वहां पे काम करता है।
सिर्फ एक ही लेवल का मैनेजमेंट नहीं चलता है। तो स्मॉल लेवल पे अगर बिजनेस है तो वहां पे हो सकता है आप चला सकते हो सेंट्रलाइजेशन, जहां पे एक बॉस बाकी काम करो, ठीक है। अगर ये ना हुआ तो क्या हो सकता है, इनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज नहीं हो सकता है। फास्ट डिसीजंस एट द ऑपरेशनल लेवल एंड द स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये अगर होता है, अगर ये होता है, क्या होता है, अगर सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं, अगर ये होगा तो इनकरेज होता है, मोटिवेशन होता है, हाँ मेरे काम को देखने वाला कोई है। क्योंकि यहाँ पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होता है ना, वो नजर रखते हैं जो अपने से नीचे वाले जो सही तरीके से काम होता है कि नहीं। ये जो सेंट्रलाइजेशन की अगर बातें करते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन जो मैनेजमेंट होता है ये लेस फ्लेक्सिबल्स होता है, इसमें नहीं मात्रा का अगर बात करें तो ज्यादा इसमें चेंजेस की बातें नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता। हाँ लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें ये ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई हमको अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ एस्केलर चेंज, ये फोइल का सबसे अगर बात करें बच्चों, यहां से जो है ना क्वेश्चंस 100% जो है ना 12th के एग्जामिनेशन से आपको आने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो एक गैंग प्लैंक दिए हैं फोइल साहब, इनके द्वारा ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। So escalar chain means line of authority या chain of superior from the highest to the lowest। मतलब यहाँ पे अगर कहें बच्चों तो प्रिंसिपल ऑफ जो एस्केलर चेन्स जो होते हैं वो टॉप लेवल से लेकर लो लेवल, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक जो एक ऐसा चेन बना हुआ है जो मैनेजमेंट को जो है ना देखने पड़ते हैं, ठीक है। सो फॉर इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलो एंड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशंस, so every piece of information must pass through the every key of the chain, so no escaping any one the key should be allowed। मतलब ये आप देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, अब ये हर एक डायरेक्शन से काम होगा, ये इसको डायरेक्शन दे सकता है, इस तरह के डायरेक्शन दे सकता है, ऐसे करके ये काम हो सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके से एक दूसरे को एस्किप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, चाहे इस तरीके से काम करता चले या उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे काम जो होगा वो हर एक कंटिन्यूअस होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ई और डी, मतलब जहां से उठाओ, चाहे प्लैंक के हिसाब से अगर बात करेंगे ना तो प्लैंक में क्या होगा, जैसे ई की अगर बात करें तो ई डी, ठीक है ना, डी सी, फिर बी ए, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। फिर यहाँ से एम एन पे अगर जाना है तो एम एन पे भी जा सकती है, अगर स्किप करा फिर गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग दूसरी अगर बात करें इफ ई वांट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए इस प्लैंक में आप देखो ध्यान से, अगर ई चाहता है कांटेक्ट करने के लिए ओ से, तो आप ई यहाँ पे है और ओ कहाँ गया, ओ यहाँ पे, ये कांटेक्ट जो करेगा सी हैज टू मूव थ्रू द ईडीसी, मतलब ये ऐसे करके जा सकता है, ये ऐसे करके जा सकता है। देखो जैसे ये यहाँ तक गया तो टॉप लेवल के पास जाएगा ना, अब ये जैसे इस यहां से बात ऐसे करके ये यहां तक पहुंचा, अब ये टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है, अब ये यहां से डिसीजंस लेगा और लेने के बाद ये जो है ना तभी जा सकता है ओ के पास, ऐसे करके। अगर ये बात करना चाहता है ई वाला बंदा, अगर इससे बात करना चाहता है तो पहले ये अथॉरिटी से, ये मैनेजमेंट के लेवल से पहले गुजरना पड़ेगा। और जैसी बात है अगर चलेगा किसके पास इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए ए के पास गया जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और यहाँ पे बातें अगर पता चला ये कांटेक्ट कर सकता है, बात पहुंचा सकता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बातें हैं, ठीक है। सो इफ दिस चेन इज ब्रोकन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशंस गैप, इन दिस केस इमरजेंसी, सो फॉइल परमिटेड एज शॉर्टकट इन द चेन व्हिच इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ब्रेक करना है, अब यहाँ से ई, तो यहाँ ये डायरेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रेक करना पड़ेगा। फिर इससे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, द सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई कम्युनिकेशन की गैप नहीं होता है। अगर हम ऐसे चेन चला के चलते हैं मैनेजमेंट का, अगर हम ऐसे अगर लोगों से बात करते हैं, चाहे सुपीरियर से अगर बातें करें, लोअर लेवल के जो रैंक वाले लोग हैं उनसे भी इनसे इस तरीके के कम्युनिकेशन से हम लोग बातें कर सकते हैं, ये भी एक तरीके से मैनेजमेंट की बातें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की अगर बात करें बच्चों से, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मीन एंड मटेरियल। वही हम लोग का अगर बात करें ऑर्डर आप सही तरीके से देना सीखे। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें, इन स्कूल बुक्स आर कीप्ड इन द ऑफिस,
chalk in the library, and office records in the staff room. So in this case, the management principle of order is violated. So in this absence of ordered lines, school's objective will not be achieved effectively and efficiently. मतलब ये जहां पे जो चीज रहना चाहिए वो वहां पर रखना जरूरी है। ये एक ऑर्डर वे में ये एक ऑर्डर देना एक मैनेजमेंट का काम है। अब मान लो अगर ऐसे काम अगर होता है, बुक को रख दिया ऑफिस में, चौक का रख दिया लाइब्रेरी में, और ऑफिस में रख दिया जितने भी, अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम, ऑफिस का रिकॉर्ड रख दिया स्टाफ रूम में, सब इधर से उधर करके रख दिया। इसका मतलब ये हुआ ये सही तरीके से ऑर्डर वे में नहीं है। तो हर एक चीज जो रखने का तरीका है, कहने का तरीका है, वो एक ऑर्डर वे में होना बहुत जरूरी है। ये भी एक आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन या मटेरियल। अगर हम लोग सही तरीके से ऑर्डर को अगर फॉलो करेंगे, जैसे मेडिकल दुकान में आप जाओगे तो देखो बच्चों वहां पे बहुत सारे ऐसे जो मेडिसिन होते हैं वो अल्फाबेट तरीके से रखा रहता है। जो ए से जितने भी अगर बात करें मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं या सिरप है, उसको सही तरीके से रखता है ताकि उसको उस टाइम देते वक्त कस्टमर को ज्यादा खोजने की जरूरत ना पड़े। हाँ, एक क्या है तो एक ए वाले लेटर के साथ जो भी आप ब्लैंक में जो भी आपने रेक में रखा हुआ है वहां से निकालो, उसके हिसाब से दे दो। बी वाले कैटेगरी का है तो बी वाले ब्लॉक में खोजो क्या है नहीं, इससे क्या होता है आसान होता है। तो मैनेजमेंट का काम ये भी है एक ऑर्डर वे में सही तरीके से काम करना चाहिए ताकि सही डायरेक्शंस में अगर वो सही ऑर्डर में अगर काम होता है तो आपको टाइम कम लगेगा, स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगा। अब यही इसका नेगेटिव इंपैक्ट की अगर बातें करें, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करते बच्चों, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी इन रिसर्च ऑफ मेन मटेरियल, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी तो पता ही है भाई, इक्विटी सबसे मेन चीज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब बोला कि इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। आप इक्विटी हर एक तरीके से अगर कहें तो ये जो बातें हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब जो है एक जैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे बात होना चाहिए। इन अनदर वर्ड्स अगर बात करें, इक्विटी रेफर्स टू द काइंड ऑफ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय विल put in their maximum effort only when they are treated with the kindness and justice. So equity does not mean equal salary to the peon and supervisor, but equity means the applications of some disciplinary rules and leave rule in the same ways irrespective of their grades, position and the genders. मतलब ये इसको एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें, इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस people of various nationalities work together in a discrimination free environment, so equal opportunity are available for the everyone in such companies to rise। कहने मतलब ये है बच्चों, इतने सारे इंग्लिश के बाद जो भाई जो कंपनियां जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसको जिस पोजीशंस पे जो जिस डिपार्टमेंट पे, ठीक है ना, उसको उस तरीके से इक्विटी की अगर बात करें खासकर कॉर्पोरेट लेवल पे बातें होता है उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये होता है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बातें कर रहे हैं, अगर ये होता है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड। अगर इक्विटी सबको अगर मिलता है भाई सही तरीके से तो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज अपने आप को क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, मोटिवेट रहेगा, बूस्ट मिलेगा उसको, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज काम करने के एकदम से कहते हैं एनर्जी लेवल बढ़ेगा। क्रिएट्स एन सेंस ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन, आप उसको इक्विटी दो यार, काम कर रहा है बंदा, उस काम कर रहा है, उसको सही तरीके से सैलरी इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बात किया, उसको उस तरीके से इक्विटी मिलना चाहिए ना। अगर इक्विटी अगर मिलता है, समता अधिकार भी बोलो इस तरीके से हिंदी में, अगर उसको वो मिलता है तो मतलब वो सही तरीके से भाई काम करेगा। अगर नहीं मिलता है तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन विद द एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, बहुत बार बार बदलना पड़ेगा लेबर्स को, अनहेल्दी रहेगा रिलेशंस, कभी भी जो है ना टूट सकता है, बिखर सकता है रिलेशंस एम्प्लॉयज के साथ। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी रहना बहुत जरूरी है। ये बात कम से कम ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव सेंस ये एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड रहेगा, मोटिवेट रहेगा, ठीक है ना, बूस्ट रहेगा, उसको एनर्जी लेवल मिलता रहेगा। ठीक है। इनिशिएटिव,
द इनिशिएटिव रेफर्स टू द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव तो मिलना चाहिए ना भाई। अगर कोई काम कर रहा है उसके पर्सनल फीलिंग्स को समझो, उसके कमिटमेंट को समझो, उसको डेवलपमेंट को समझो। अगर उसको इनिशिएटिव अगर दे रहे हैं, वो काम बंदा अगर अच्छा कर रहा है तो सही है, उसको मैनेजमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। सो Foyle suggested that employees is in the organization must allowed to take some initiative in the making and executing a plan. So workers should be encouraged to develop and carry out of their plans for improvements within the prescribed limits of the authority. इससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सो डेवलपर्स फीलिंग्स एंड बिलोंगिंग्स इन द एम्प्लॉइज, इंक्रीज द सेंस ऑफ कमिटमेंट। अगर ये नहीं रहता है तो भाई फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के बीच में होगा, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगा। इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर इनिशिएटिव है, लोगों के साथ है, कब कौन सा काम करना है, नहीं करना है, कौन सा चीजें, तो उससे क्या होता है, इंकरेज मिलता है। अब मान लीजिए कोई काम अगर नहीं जान रहा है, उसको थोड़ा हेल्प कर दो, उसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करवा दो, ताकि वो भी सही तरीके से ढंग से कर सके। ऐसे होता है ना, कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई ऐसे बंदे होते हैं जो किसी काम में फंस गया है, तो उसको तरीके से इनकरेज अगर कर दिया जाए, कोई गलती किया है उसको थोड़ा सा इनकरेज किया जाए, जिससे क्या होगा, वो सही तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे है एस्टिमेटिव ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो इट रेफर्स टू द नो फ्रीक्वेंट terminations in transfer of employees. According to this principle of management must provide the feelings of job security among the employees, because with the feelings of insecurity of the job, अगर भाई इनसिक्योरिटीज अगर रहा तो भाई कोई जॉब सही तरीके से करने वाला नहीं होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, एस्टिमेटिव ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, मतलब ये किसी भी बंदे को आप जॉब पे रखे हो, वो अगर एम्प्लॉइज की बात कर रहा मैं, अगर वो है तो उसको ऐसा लगना चाहिए भाई उसके पास जॉब सिक्योरिटीज है, ज्यादा बार बार ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। इससे पॉजिटिव सेंस क्या, इंप्रूव इफिशियंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। इससे क्या होगा, उसकी इफिशियंसी में क्या होगा, इंप्रूव होगा। आप बार बार कोई काम कर रहे हैं मैथ्स का, उसको जो है ना साइंस पकड़ा रहे हो, साइंस वाले को जो है इंग्लिश पकड़ा रहे हो, तो वो गलत बात। वो जो काम कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, जिसमें उसके मैंने बता दिया जो एबिलिटी है, स्किल्स है, अब उससे काम कराओ, उसको और उसमें इंप्रूव कराओ, और अलग अलग फील्ड तरीके से और अलग अलग तरीके से डायरेक्शन में काम कराओ, लेकिन काम वही करो। साइंस कर रहा है तो साइंस ही करने दो, साइंस पढ़ा रहा है तो साइंस ही पढ़ाने दो, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे थे बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाने दो, ताकि उसके फील्ड में अगर बातें करे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर ले, और वो उस फील्ड का अगर कहे पूरे तरीके से अच्छा से खिलाड़ी बन सके। इसीलिए जरूरी है। ठीक है, सो एस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है जरूरी। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। अब वो काम कर रहा था बेचारा साइंस का पढ़ाने का, अब उसको छोड़ के आप दे दिए इंग्लिश में या साइंस क्या बोलते हैं उसको एसएसटी में, अब वो भाई पढ़ेगा, समझेगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर वो पढ़ाना शुरू करेगा। मेरा कहने मतलब आप समझ में रखे। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कोई काम पहले से कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसमें वो महारत उसको हासिल है, तो आपको काम वही देना चाहिए, ना कि उसके काम को चेंज कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो उसको फिर से आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या तो फिर नया जॉब ढूंढेगा, और क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है वो। ठीक है, अगर ऐसे आप ट्रांसफर करते रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एस्पिरिटी डेक्रॉप्स, मतलब मैनेजमेंट मस्ट बी इनकरेज एंड प्रमोट टीम एस्पिरिटी, यूनिटी एंड हार्मोनी होना चाहिए। दिस विल ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशंस एंड कोऑपरेशंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। सो अ मैनेजमेंट या मैनेजर शुड बी रिप्लेस आई विथ वी। वो ये नहीं कहें जो मैं हूं, ठीक है ना, मैं की बात नहीं चलना चाहिए, वी का बात। मैनेजमेंट अगर ये कहेगा जो नहीं मैं ही हूं, और ये जो मैं वर्ड जो होता है ना बच्चों, ये मैं वर्ड एक अहंकार शब्द होता है, इसे मैं नहीं, वी का बात होना चाहिए। और जहां पे अगर वी का अगर बात होगा, मतलब वो काम सही ढंग से सही तरीके से चलेगा। ठीक है, सो दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स होना चाहिए। टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, टीम मेंबर्स की बातें होना बहुत जरूरी है। इट विल मिनिमाइज द नीड्स फॉर द यूजिंग पेनल्टीज। दिस प्रिंसिपल्स वाज यूज्ड इन द मूव चक दे। मतलब यहाँ पे चक दे फड्डे अगर बातें करें, डेवलप्स टीम एस्पिरिट, टीम एस्पिरिटी अगर नहीं होगा फिर वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक फिल्म देखे होंगे चक दे इंडिया, तो चक दे इंडिया का मतलब ये हुआ, जो उनमें अगर हेड कोच की बातें करें तो एक एस्पिरिटी होना चाहिए, जीतना है,
चाहे आप एक खास मूवी की बात, जैसे मैंने बोला चक दे इंडिया, उसके अलावा और भी कोई आप बहुत सारे ऐसे गेम्स हुए हैं। मतलब ये एस्पिरिट अगर बात करें, वो एक होना चाहिए, तभी जो है ना वो हो सकता है कोई भी, मतलब टीम वर्क। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर टीम वर्क अगर सही तरीके से नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो एस्पिरिट है ना सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, डेवलप्स टीम एस्पिरिट होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ गोल। हम लोग जो है ऐसे कहें T20 वर्ल्ड के कप की बातें करें, ठीक है, एशिया कप की अगर बातें करें, या हम लोग अगर कहें तो रिसेंटली हो गया जब वुमेन्स वर्ल्ड कप की बातें करें, सब जो जीते हैं, इसका मतलब ये हुआ आज एक टीम एस्पिरिट बहुत जरूरी है। अगर टीम का एस्पिरिट अगर अलग अलग है, गोल अलग अलग हुआ, तो फिर तो नहीं अचीव कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ जो टीम का जो स्पिरिट था, जो गोल था, सिंपल सा बात था, जो मुझे कप जीतना है, मतलब जीतना है तो जीत के, कहने का मतलब यहाँ पे टीम वर्क सब का थोड़ा थोड़ा सा अगर कहें तो परसेंटेज अगर कहें तो यहाँ पार्टिसिपेशन था। किसी एक के बदले में अगर कोई कहे ये मैच जीता, तो ऐसा बातें नहीं। मैच जो जीता जाता है, चाहे किसी प्रकार का मैच हो, चाहे क्रिकेट हो चाहे कबड्डी हो, इसमें एक टीम वर्क का जो है ना पूरा योगदान होता है। इसीलिए टीम वर्क जो है ना अगर आपका अच्छा है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने बताया आपको एक सिस्टम वे में होता है। ठीक है, सो डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट्स। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे FW टेलर के हिसाब से, जो मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से क्या होता है। मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and seeing that they do in this the best and cheapest way। सस्ता, सुविस्ता और अच्छा क्या हो सकता है, यही तो मैनेजमेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैनेजमेंट का मतलब ये जो इतना रुपया में इतना प्रॉफिट कैसे लेके दे, मतलब कॉस्ट जो है ना मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा सोच रखने वाला ही क्या होता है बच्चा, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, जो आप कैसे चीपेस्ट वे में उस काम को करवा सकते हो, चीप वे में कर सकते हो। ठीक है ना, काम लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, ये नहीं जहां पैसा फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तरीका ढूंढो, जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, वही तो एक मैनेजमेंट है। लेकिन वो कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। तो FW टेलर के हिसाब से अगर देखें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस होता है ना, हाँ हो गया, ऐसे नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट होता है, वो उनके डीप लेवल पे सोचना पड़ता है, हाँ भाई ये सही तरीके से, हाँ यही बात सही है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये थंब के हिसाब से नहीं, यहाँ पे ये नहीं जहां एक बार मैंने जो बता दिया वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बात होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर साहब क्या कह रहे हैं, इंसिस्ट दैट each job performed in this organization should be based on scientific या inquiry, not on the institutions experience and hit and miss method। ऐसा नहीं है लगा तो लगा, नहीं तो हिट मतलब बोल्ड, ऐसे नहीं है, तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, सो रूल ऑफ थंब मींस जो होना चाहिए वो है डिक्टेटरशिप मैनेजर्स वेयर एज द साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन cause and effect and scientific measurement of method and anyway and way of the productions। The Taylor believe that there is a only best of the method to maximize efficiency। This method can be developed through the work study and analysis। मतलब यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से मतलब ये हुआ आप पहले एनालिसिस करो, जो कौन सा काम सही है या नहीं है। यहाँ पे ये हिट एंड मिस की बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये होना चाहिए भाई उसके अप्रोच सही है कि नहीं है। साइंटिफिक तरीका मतलब यहाँ भी होना चाहिए उसके हर एक जो केस भी तरीका है, अब उसके बारे में पहले सीखो पढ़ो, जो बंदा काम जो कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे से कारण क्या है। तो एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से आप दिमाग लगाओगे तो काम चलेगा। मतलब ये जो हार्मोनी होना चाहिए, नॉट अगर बात करें यहाँ पे डिस्कॉर्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी, दैट इज विद म्यूचुअल कंसेंट होता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, द वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट।
So group and both groups of work are rivals of the each other's workers always feel that they are underpaid and overburdened with the work, and managements always feel that workers are good for the nothing. Taylor insists that there is a need for both groups to change their attitudes toward the each other. होता है, कहने मतलब ये हुआ, कंपनी में अगर बात करें या ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें दो ग्रुप की बातें बताया जा रहा है टेलर साहब के हिसाब से। एक ग्रुप जो होता है कि मैनेजमेंट का होता है, और एक जो ग्रुप होता है वो वर्कर का होता है। वर्कर लोग का जो सोच होता है वो एक तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर हावी टाइप का होता है, जो हम लोग के साथ ऐसा मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का सोच होता है हम ऐसा करवाएंगे, मतलब उन लोगों का अलग जो है ना अगर सोच होता है। अब दोनों अगर इस तरीके से अगर रहा तब फिर वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन की अगर बातें करें काम नहीं चलने वाले। ट्रांसपेरेंसी रखो यार, आप एक मैनेजमेंट हो तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, भाई मेरे कंपनी का जो पॉलिसी है, विजन है, इस तरीके से काम चलाने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब ये जो हार्मोनी डिसऑर्डर होता है ना, ये बहुत बुरी स्थिति में फंसा देता है, इसको सही करना जरूरत है। मेंटल अगर बात करें रेवोल्यूशंस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेंटल रेवोल्यूशंस आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। जब तक मेंटलिटी अगर सही नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो फिर वो जो है ना कोई भी गोल अगर बात करें अचीव नहीं कर सकता है। कोऑपरेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। रूलिंग आउट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द subscriptions of the prejudice from the minds of workers and management to the adopt systematic thinking. So Taylor said that generally in the organization workers feel that management exploits them, overburden them, the excess of worker pay less. मतलब कभी कभी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें ऐसे भी होता है, बर्डन बहुत ज्यादा दे दिया जाता है काम करने के लिए वर्कर लोगों को, लेकिन उसके हिसाब से वेजेस सही तरीके से मिल नहीं पाता है, लेस होता है, तो फिर वहां पे फ्रस्ट्रेशन में जो है ना काम छोड़ता है या तो मैनेजमेंट पे हावी होता है। तो ऐसा नहीं करना भाई, उसको एनालिसिस करो। मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पे जो एम्प्लॉय किसी तरह से किस प्रकार का वो काम कर रहा है, उसके बातों के, उसके कामों को एक्सपीरियंस करो, उसके एनालिसिस करो, केस समझो क्या है नहीं है, उसके हिसाब से उसके काम दो, या उसके अगर बात कहें तो रेम्यूनरेशन, जो मैंने बात बोला उसको रेम्यूनरेशन दो। तो ये भी एक साइंटिफिक तरीके से होता है, ठीक है। उसके साथ साथ बोला कि यहाँ पे जो टेलर स्ट्रेस दैट देयर इज अ नीड टू ड्रास्टिकली चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ ग्रुप्स। मतलब जो वर्कर का जो ग्रुप होता है और उसके साथ साथ जो बॉस का जो ग्रुप होता है, मतलब मैनेजमेंट का, वो सबका एक होना चाहिए, ठीक है। सो ही रेफर टू द चेंज रेवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ जो मेंटल रेवोल्यूशन की बात करिए, मेंटल रेवोल्यूशन तभी आ सकता है जब दोनों ग्रुप, मैनेजमेंट और वर्कर, जब तक दोनों का अगर रेवोल्यूशन, दोनों का अगर बात करें क्रांतिकारी अगर लगाव नहीं है कंपनी के गोल के तरफ, तो फिर वो बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है ना। कंपनी का जो गोल होता है उसको बदलाव या उसको अचीव करने के लिए अगर बातें करें तो वर्कर और जो मैनेजमेंट्स होते हैं दोनों को जो है ना पूरे तरीके से एक होना पड़ेगा। कोऑपरेशंस नॉट इंडिविजुअल्स। तो देखिए सिर्फ एक से काम नहीं चलता है, अकेले से कोई है ना कोई कंपनी नहीं चला सकता है। कंपनी को चलाने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, वर्कर की जरूरत पड़बे करेगा और पब्लिक की जरूरत पड़बे करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोऑपरेट करना एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो भी वर्कर है मैनेजमेंट, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑल डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड बी वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय द साइड विद द वर्कर्स, हेल्पिंग, इनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे ऑफ देम। जैसे आप उसको बोल सकते हो यू कैन डू इट, मतलब जो काम करने वाला है उसको इनकरेज करो यार। अगर आप उसको इनकरेज अगर करते हो तो काम करेगा। लेकिन मैनेजमेंट में होता है नहीं, ज्यादा अगर हम उसको जो है ना कहेंगे, मतलब उसके साथ घुल मिल गए तो वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी बहुत ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं उसके साथ अगर ट्रांसपेरेंसी होगा फिर मेरा बॉस होने का कोई फायदे नहीं है। अरे बॉस वही होता है ना जो एक वर्कर को, एम्प्लॉयज को अगर कहें एक फैमिली, उस कंपनी के एक फैमिली मेंबर की तरह देखना पड़ता है। अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो 100% वो लंबा सफर तय करेगा। और जो आई की बात करेगा ना, जैसे मैंने बोला आपको आई, तो आई एम द बॉस, ये आई एम द बॉस वाली जो बात होता है ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वी आर द बॉस, अगर ये वाली बात फीलिंग्स अगर वर्कर में अगर दे दिया जाए ना,
तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लंबा सफर तय करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर क्रिएट्स एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। तो प्रॉस्पेरिटी भाई सबके लिए जरूरी है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शंस। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो तभी पूरा ज्यादा हो सकता है जब वर्कर आपके एफिशिएंसी वाले हो, आपकी एक्सपीरियंस वाले हो, एबिलिटी वाले हो, तभी जो है आपके काम में सही तरीके से एफिशिएंसी बढ़ सकता है। सो टेलर साहब ये कह रहे हैं, ड्यू टू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द मस्ट गिव द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयज। वो तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ठीक है ना, शुरू से यही कहते आ रहे हैं, जब भाई जो भी आप सिलेक्शंस कर रहे हो उसके क्वालिफिकेशंस, उसके एक्सपीरियंस, ठीक है ना, वो सही तरीके से देखो क्या है नहीं है, उसके हिसाब से उसके जॉब को जो है ना, जो डिपार्टमेंटल चीजें हैं उसको ट्रेनिंग दो और फिर उसको जो है ना काम पे लगा दो। ये नहीं जो उसकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, काम कुछ और दे रहे हैं, तो बार बार वही चीजें बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी इंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। जिससे क्या होगा, कंपनी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी सही होगा और वर्कर के लिए भी सही होगा। अगर हम लोग अगर डेवलपमेंट अगर चाहते हैं, ज्यादा काम चाहते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर ऑफ देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी का होना सही है। ये ध्यान रखना है, जो हम लोग के पास वर्कर है, जिसके पास जो एफिशिएंसी है उसी के हिसाब से हम उसको काम दें, तो मेरा कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेरिटी अगर बात करें बदल सकता है। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, आप टेलर का कुछ साइंटिफिक तरीका अगर देखें तो पहली बात लिखा है फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से फैक्ट्री मैनेजर्स। मान लो अब फैक्ट्री मैनेजर्स है तो यहाँ पे क्या क्या बात हो सकता है, तो फैक्ट्री मैनेजर्स में यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज बनाया जाता है, जैसे कि मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात ये होना चाहिए, दूसरी बात प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। अब प्लानिंग इंचार्ज में अगर बात करें तो बोला कि इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। अब यहां से बात उठ के आता है प्रोडक्शन इंचार्ज के हिसाब से स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर्स, और सब जो हावी होता है किस पे, वर्कर पे। ये जो अलग अलग मैनेजमेंट यहाँ पे दिए हैं ये सब बॉस हैं, ठीक है। ये सब ये टॉप लेवल के बॉस हो गए, ये मिडिल लेवल के बॉस हो गए, और ये बॉटम लेवल के बॉस हुए, और इनके अंदर में यहाँ पे ये लोग वर्कर हो गए, ठीक है ना। अब ये जो कहेंगे फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन इंचार्ज जो मैनेजर के तरीके से मान लेते हैं, उनको कहेंगे, फिर इसको कहेंगे, ये वाली बात ये सबको कहेंगे, और सब बात की बात सब वर्कर पे बात आता है। तो वर्कर यहाँ पे किस तरीके से काम को यहाँ पे देने वाला है ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। In this technique, Taylor suggested the division of work to departments, planning departments और production department। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक होता है planning departments होता है, दूसरा क्या होता है production department। तो Taylor felt that worker must be free from the burden of the planning and they must concentrate on the work and the productions to develop a specializations in productivity. So Taylor suggested under each department there must be some functional expert to supervisive guide and they instruct the workers। ठीक है, ये होना बहुत, इंस्ट्रक्शंस का होना बहुत जरूरी है। This techniques is an extension of the division of work and specializations on the shop या floor। कहाँ पे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्लानिंग की बात करें, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से मॉल की बात करें तो मॉल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, कहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्शन, हमको अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें जो कौन सा यहाँ पे प्रोडक्शन हमको कब और किस तरीके से करवाना है, ये भी एक तरीके से बात होना चाहिए। सो फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप इज अ टेक्निक व्हिच एम्स टू इंप्रूव the quality of supervision of the top floor and the putting a worker under 8 specialized foremen. In these techniques, planning is separated from executions. So Taylor said to be foreman must be intelligent, educated, energetic, honest, specialized और professional experts जो होंगे वही जो है ना यहाँ पे foreman के लिए होना जरूरी है, जो कि एक तरीके से काम कर सके, ठीक है। The 8 function of expert suggested यहाँ पे दिए हैं अंडर द प्लानिंग डेवलपमेंट के हिसाब से। पहला, रूट क्लर्क कौन होना चाहिए,
दूसरी बात, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क कौन होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होना चाहिए, डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कैसे होना चाहिए। तो अगर रूट क्लर्क की अगर बातें करें बच्चों यहाँ पे, तो बोला कि दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स, इट स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शंस। देखिए कोई चीज जो होता है वो स्पेशल रूल्स के हिसाब से होते हैं। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिविंग अ जनरल इंस्ट्रक्शंस necessary to carry on the job in the specified manner, a draft instruction for the workers, जो कि ड्राफ्ट बनाते हैं वर्कर के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की अगर बात करें बच्चों, दिस इज फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप टू द टाइम स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग जॉब, ही आल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड एवरी जॉब। देखिए कॉस्ट जो कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल की जो बात हो रहा है, डिपार्टमेंट में किसने कितना कॉस्ट लगेगा नहीं लगेगा, ये हर एक अगर बातें करें मालूम होना जरूरी है, चाहे जिस भी लेवल का यहाँ पे काम हो रहा है। डिसिप्लिनरी, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एंड ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे, इट इंश्योर डिसिप्लिन। ये सब तो ठीक है। अब है अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, गैंग बॉस, मतलब ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। गैंग बॉस मतलब ये सब जो मशीन्स की अगर बात कर अरेंज करना काम होता है, मशीन्स हो टूल्स हो, ये सब प्रोडक्शंस के लिए जो किसी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए, गैंग बॉस का काम है। स्पीड बॉस का काम क्या है, दिस इज फॉरमैन एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, टाइम पे काम हो जाना चाहिए, ये स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस, दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स अगर किसी प्रकार का अगर खराब हो गया है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ये सब जो देखना होता है वो रिपेयर बॉस का। इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप्स द चेक ऑन द क्वालिटी एंड कंट्रोल द आउटपुट, ठीक है। टेलर emphasizes that when every foreman is instruct and order, the workers efficiency will be improved। मतलब ये सब जो अगर बातें करें बच्चों यहाँ पे, ये जो प्लानिंग की मैंने बताया, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं 4 इसमें से 4 इसमें से, ये 8 अगर फंक्शन सही तरीके से अगर होता है, जो कि एफडब्ल्यू साहब ने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बातें करें, ये 4 अगर बात करें अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट, और जो 4 जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है वो अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर ये सही तरीके से अगर होता है बच्चों, तो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सही तरीके से आगे चलेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड अगर बात करें, एक स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, सो इट डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी नहीं, एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है, चाहे उसके साइज, टाइप, वेट्स, मेजरमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें। अकॉर्डिंग टू टेलर, द सेट ऑफ स्टैंडर्ड मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स विच इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी, ये सब होना बहुत जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर, एक मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो ये थोड़ा सा इसमें बातों को ध्यान सुन लें। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो बच्चा, इसके लिए अध्ययन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट का फिक्स टाइप होना चाहिए, साइज फिक्स होना चाहिए। आप मान लो पार्ले जी का अगर बिस्किट आप ले रहे हो, या ऐसा कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जिसकी अगर बात कहें, जो प्राइस की जो बातें करें वो फिक्स्ड होना चाहिए, जो प्राइस कब कितने क्या होना चाहिए, अगर ये फिक्स्ड अगर नहीं है फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशंस एम्फसाइज द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स, ठीक है। अच्छा, मेंटेन करना क्वालिटी का बहुत जरूरी है। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मेन एंड मशीन्स का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे जो है एक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो फिक्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि सही तरीके से सही ढंग से काम हो सके। एग्जांपल के समझो बच्चे यहाँ पे, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द यूएसए रिड्यूस इट्स वैरायटी फ्रॉम 2000 से लेकर 200 विच ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे जो है ना वैरायटी की बात करें तो 2000 से लेकर 200 की बात यहाँ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है ना वैरायटी को रिड्यूस किया गया, तो यहाँ पे अलग बात है। वर्क स्टडी अगर देखा जाए, इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेट्स द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। ये एक मैनेजमेंट का काम है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम हो, चाहे
टॉप लेवल मैनेजमेंट काम हो, ये काम है। अब क्या फैटिग स्ट्रेस मतलब क्या, पर्सन इज बाउंड गेट टायर्ड, थकावट वाली चीज बोल सकते हैं। पर्सन इज bound to get tired when he is performing a job for a long time, there is always need for rest interval। तो जो वर्कर लोग होते हैं, अगर बात करें अगर वो लोग काम कर रहा है तो उसके बीच में एक इंटरवल होना बहुत जरूरी है, जो कब कितने समय तक जो है वो लोग काम कर सकता है, नाश्ता पानी कर सकता है, उसका एक टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस टेक्निक से क्या होगा, ऑब्जर्व एंड कैन एवरेज वर्कर देन परफॉर्म द जॉब, जॉब का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। नोट डाउन द टाइम एंड व्हेन दैट वर्कर स्टार्टेड गेटिंग trying, then give him a break. So this time can be noted that decide the frequency of the rest interval and during the break after how much time the worker become fresh and rejoin कर रहा है। ठीक है, तो एक काम के बीच में जो है एक इंटरवल होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या हो सके, वो रिफ्रेश हो सके और काम को अच्छी तरीके से काम कर सके। इसीलिए फैटिग स्टडी करना जरूरी है। आपको इसमें ऐसे स्टडी करना है कि कौन सा वर्कर कितना देर तक वो फ्रेश हो रहा है, लंच कर रहा है, या उसके बाद रीज्वाइन कब क्या करता है, उसके बीच में केस स्टडी रखना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पे मेथड स्टडी, दिस मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड और वे परफॉर्मिंग द जॉब व्हिच गिव्स मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेथड स्टडी ये है जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस स्टडी के तहत, जो हम लोग कम कॉस्ट में अगर बातें करें, जो प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज जो है उसके ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम अच्छे तरीके से मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट हो सके, मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्शन हो सके, अब मैक्सिमम उसके रिसोर्सेज यूज करके, मैक्सिमम हम रिसोर्सेज यूज करके कम कॉस्ट प्रोडक्शन लगे, मतलब बनाने में कम खर्चा हो, अब मैक्सिमम हम जो है ना वहां पे प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज यूज कर सके, ये ऐसे स्टडी में होना बहुत जरूरी है। सो टेलर सजेस्टेड दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड बी नॉट बी डिसाइड बाय द रूल ऑफ थंब एंड मेथड। इसको रूल एंड थंब मेथड नहीं कहेंगे, हाँ दैट इट्स ओके, ऐसे नहीं, आपको केस के हिसाब से बता रहे हैं। The objectives of the method study to minimize the cost of productions and maximize quality and customer satisfaction। इससे क्या होगा, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। टाइम स्टडी की अगर बातें करें, इट इज द डिटरमाइन the standard time that the time taken by the worker of the reasonable skill and efficiency to perform a well defined job। The objectives of the time study is to determine the standard time taken by a worker, number of worker to employed। मतलब ये इस स्टडी में ये पता चलेगा जो वर्कर लोग जो कितना समय तक सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनके बारे में भी स्टडी करने के बाद बोला। मोशन स्टडी की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे, जब मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ movements like lifting, putting, objective, sitting and changing position etc। ये भी देखना है कि कौन सा वर्कर किस समय तक जो है वो बैठा रहता है, उठा रहता है, या इस तरीके से लेफ्ट राइट करते रहता है। ठीक है, अगर ये सब भी अगर ध्यान रखते हैं तो सही तरीके से काम होगा। एग्जाम्पल से अगर देखें, जो वन अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इट पॉसिबल टू फाइंड आउट प्रोडक्टिविटी मोशन होना चाहिए, इंसिडेंटली मोशंस, अनप्रोडक्टिविटी मोशंस, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक वर्कर के ऊपर या अंदर में जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर में कहें तो काम करने के हिसाब से स्टडी करना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम, वेजेस सिस्टम तो वैसे बहुत बार बता दिए, लेकिन हम एफडब्ल्यू टेलर के साथ से बात कर रहा हूं। दिस टेक्निक एम्फसाइजेस पेइंग डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस एफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट एम्प्लॉयज। टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट वर्क, ही वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट, जो काम करने वाला है उसको रिवॉर्ड दो। ठीक है, सो क्या होगा, इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएट रेट्स वेजेस पेमेंट्स फॉर दोज हु परफॉर्म अबव द स्टैंडर्ड एंड दोज हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, मैनेजमेंट अगर आप हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, तो कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन किसके हिसाब से कर रहा है, उसके हिसाब से उसके पेमेंट जो वेजेस सिस्टम है ना वो भी सही तरीके से फिक्स करने से क्या होगा, फिर वो काम करना शुरू कर देगा। सिमिलरिटी बिटवीन टेलर और एफडब्ल्यू के बीच में अगर बात करें, टेलर और फुएल के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या सिमिलर है, ये जो बातें यहाँ बता रहे बच्चों ये सिमिलर है। द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फुएल इज मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दोनों ये कह रहे हैं मैनेजमेंट के हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ाओ। बोथ इंसिस्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब वो जो काम करवा रहा है, एम्प्लॉयज मतलब ये जो काम कर रहा है।
बोथ गिव मोर इंपोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों यही कह रहे हैं, जब तक इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट होगा अगर दोनों मैच नहीं करता है तब तक ऑर्गेनाइजेशंस आगे नहीं बढ़ सकता है। बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर द स्पेशलाइजेशंस। यहां से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्वेश्चंस यही आएंगे जब पूछे जाएंगे जो टेलर और फॉयल के हिसाब से ऐसे कौन कौन से रूल्स जो हैं मैनेजमेंट से हैं वो आपको सिमिलर हैं। तो ये सब जो केस आप देख रहे हो बच्चों ये सिमिलर है, दोनों यही कहना चाहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ बोथ इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो किसी भी हालत में अगर कहें जो प्रिंसिपल्स जो होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, अब जिनके पास रिसर्च नहीं होगा, जिनके पास जानकारी नहीं होगा तो मैनेजमेंट का काम तो कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हो गए दोनों के अगर कहें तो दोनों के काम के डिफरेंस मीनिंग ध्यान से सुन ले बच्चों। हेनरी फॉयल के हिसाब से बोले हैं हेनरी फॉयल इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हु लेड डाउन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर द इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने समझा रखा है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के हिसाब से कहते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर इज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हु इंट्रोड्यूस 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें द जनरली बोला गया द जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में ये एम्फेसिस करते हैं, ये लोअर लेवल फ्लोर लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से बात करते हैं। एप्लीकेटिव बोला गया है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इनके जो मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, इनके जो लॉ है मैनेजमेंट है अप्लाई टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। ये सब पे एफ.डब्ल्यू. टेलर के हिसाब से सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही एप्लीकेबल हो सकता है। और खासकर प्रोडक्शंस वाले अगर कहें जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ना उनमें इनका जो है ना मैनेजमेंट का रूल्स लागू हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखें बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ बोला गया वर्कर पे, मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वर्कर के बीच में मोशन स्टडी के अगर बात करें फैटिग स्टडी की बातें करें ये सब जो स्टडी के बारे में बताया ये सब केस बेस्ड था। जो वर्कर पे जो है ना आपको केस स्टडी तैयार करके जो वर्कर किस तरीके से काम करना चाहता है या नहीं काम करना चाहता है उस पर आप एक तरीके से सही से ऑब्जर्वेशन करो साइंटिफिक तरीके से, फिर उसके हिसाब से उसका काम जो हो रहा है उसके हिसाब से उसका वेजेज रेट फिक्स करो या उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट करना सीखो। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल्टरेशंस की अगर बात करें जब मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वहां पे प्रोडक्शन और इंजीनियर, देखो यही बात है इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शंस एंड इंजीनियर के बेसिस पे किए, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट के जो मैनेजर जो स्किल्स होता है फंक्शन होती है मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन और इंजीनियर पे ऑब्जर्वेशन की बातें क्या है। सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट की अगर बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद द मैनेजर्स, यहाँ पे बोला गया डिफरेंशिएट पेमेंट सिस्टम, मतलब जो जैसा काम करेगा वर्कर उसके हिसाब से उसको पैसा दो। यहाँ बोला गया है मैनेजर अप्रोच होता है, यहाँ पे इंजीनियर अप्रोच होता है, यहाँ पे जो जिस तरीके से काम करेगा उस तरीके से अप्रोच होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझाने की कोशिश किया है, आप लोग कुछ हद तक सीख गए होंगे समझ गए होंगे। आपका काम यहाँ पे ये है जो भी मैंने बात बोला है आप उसको एक अच्छे तरीके से एक नोट्स तैयार करें पढ़ें, और आपके पास अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर ये आपको वीडियो अगर सही तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को इस चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।